दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाकर भारत आना पड़ा। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही गुस्साई भीड़ ने उनके घर पर धावा बोल दिया। छात्रों की शक्ल में कुछ लोग उनके घर से मछली और मुर्गियां तक चुरा कर ले गए। जिहादियों की इस भीड़ ने शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स को भी हाथ में लेकर उसे भी हवा में लहराया। शेख हसीना के देश छोड़ते ही पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बाढ़ आ गई। हिंदुओं पर अब तक 100 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां हिंदुओं के घर पर हमले किए जा रहे हैं। उनके घरों को आग लगाई जा रही है। कई जगह मंदिर तक फूंक दिए गए। इस बात की पूरी संभावना है कि शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन हावी हो जाएंगे। ये वो संगठन हैं जो कट्टर इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, जो शेख हसीना को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो भारत की समर्थक थी। कुल मिलाकर शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम ना रहने के बाद भारत के लिए जो कुछ गलत हो सकता था वह हो रहा है। वहाँ की 1,30,00,000 हिंदू जनसंख्या खतरे में आ गई है। बांग्लादेश की कमान कट्टरपंथियों के हाथों में चली गई है। बांग्लादेश से लगने वाले भारत के 5 राज्यों की सिक्योरिटी भी खतरे में आ गई है। मगर बावजूद इसके भारत में बहुत सारे लोग शेख हसीना के बांग्लादेशी पीएम न रहने का पता नहीं क्यों जश्न मना रहे हैं। आइए अब हम ये समझ लेते हैं कि शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम ना रहने पर भारत को क्या क्या नुकसान झेलने पड़ेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश में कट्टरवादी ताकतों को हमेशा से इस बात की चिढ़ रही है कि शेख हसीना भारत के इतना नजदीक क्यों हैं। 2019 से लेकर अब तक शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार मिल चुके हैं। सिर्फ इस साल ही शेख हसीना 3 बार भारत आ चुकी है। जुलाई में ही $1 बिलियन के रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए शेख हसीना ने चीन की बजाय भारत को प्राथमिकता दी। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्यों में 2200 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। ये वो बॉर्डर है जहां से घुसपैठिए और आतंकवादी लगातार भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। शेख हसीना के पीएम रहते हुए इन लोगों पर प्रेशर बना हुआ था। पाकिस्तान की आईएसआई और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन भारत की दोस्त शेख हसीना को कभी भी पसंद नहीं करते थे। सिक्योरिटी एजेंसीज को इनपुट मिली कि पाकिस्तान की आईएसआई और उनके स्लीपर सेल्स शेख हसीना को कमजोर करने के लिए लगातार ढाका में काम कर रहे थे। इस काम के लिए जमात को आईएसआई से मोटा पैसा भी मिला था और आज जब शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं तो जमात जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जैसी एंटी हिंदू पार्टियां बांग्लादेश में मजबूत होंगी। रिवर प्रोजेक्ट भारत को देने के बाद से चीन भी शेख हसीना से खुश नहीं था। ये भी खबरें हैं कि अमेरिका भी लगातार बांग्लादेश से ये कह रहा था कि वह उसे अपनी समुद्री सीमा में आर्मी बेस बनाने के लिए जगह दे, और जब बांग्लादेश ने ऐसा करने से मना कर दिया तो अमेरिका भी काफी नाराज हो गया और उसी वक्त से अमेरिका की डीप स्टेट अपने काम में लग गई थी। इस साल जब शेख हसीना फिर से पीएम बनी तो अमेरिका ने बांग्लादेश में हुए इलेक्शन की फेयरनेस पर सवाल उठा दिया। मतलब चीन से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान से लेकर खुद बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें शेख हसीना के खिलाफ थी। मगर शेख हसीना ने इस दौरान भारत से रिश्ते कमजोर नहीं किए। इतने प्रेशर के बावजूद वह अपने ही देश की कट्टरपंथी ताकतों के आगे नहीं झुकी। इसीलिए अगर आज शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम नहीं रही तो सबसे ज्यादा फिक्र भारत को ही होनी चाहिए और इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही हुआ है। शर्मनाक बात तो यह है कि ये लोग शेख हसीना के घर सामान भी चोरी कर रहे हैं और उनके अंडरगारमेंट्स को हवा में लहरा कर एक औरत की बेइज्जती भी कर रहे हैं। तब भी कई लोग इसे भीड़ की शक्ति बता रहे हैं। मतलब यही भीड़ मंदिरों में आग लगा रही है तो इन्हें नहीं दिखता। यही भीड़ हिंदू बस्तियों को तबाह कर रही है, ये भी इनको नहीं दिखता। बांग्लादेश में आज हर जगह हिंदू बच्चियों और औरतों के साथ गलत हरकतें हो रही हैं। ये सब भी इनकी मोतियाबिंद आंखें नहीं देख पा रही हैं। मगर ये ऐसे अकल के दुश्मन है कि भीड़ की हिंसा में उसकी शक्ति को देख रहे हैं। बांग्लादेश के हालात की शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने पर खुशी के मारे अपने कपड़े फाड़ लेने वाले ये जो लोग हैं वो आज बांग्लादेश का तख्ता पलट कर रहे हैं। उनका कहना है कि शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि वो डिटेक्टर थी। शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि उसने नौकरियों में आरक्षण दिया था। शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि उसने गलत तरीके से इलेक्शन करवाया था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इसमें किसी भी बात में कोई सेंस नजर आ रहा है? क्या कोई देश अपनी विदेश नीति इस बात से डिसाइड करता है कि शेख हसीना अगर डिटेक्टर हैं तो पूरी दुनिया को तो चीन जैसे वैसे ही कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए? वो तो डेमोक्रेसी भी नहीं है। अगर शेख हसीना जनता की आवाज़ दबाती हैं तो
चीन तिब्बत से लेकर हांगकांग में क्या कर रहा है। अगर विदेशी रिश्ते इन बातों से तय होते तो आज पूरी दुनिया को चीन से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए थे। अमेरिका ने यूएन से मना करने के बावजूद अफगानिस्तान और इराक पर हमले किए थे, तो क्या मुसलमानों के रहनुमा पाकिस्तान ने अमेरिका से दोस्ती खत्म कर दी। आज इजराइल अपनी मर्जी के हिसाब से जब चाहे लेबनान से लेकर ईरान, सीरिया और गजा में हमले कर देता है, तो क्या पूरी दुनिया ने उससे रिश्ते तोड़ लिए। पूरी दुनिया तो छोड़ो, खुद अरब देशों ने उससे रिश्ते नहीं तोड़े हैं। ये है रियलिटी। इसीलिए रिश्ता चाहे दो लोगों के बीच हो या दो मुल्कों के बीच, वो हमेशा आपसी फायदे पर टिका होता है। अगर शेख हसीना भारत के लिए सही है, भारत के हित को आगे रख रही हैं, अगर उनके पीएम रहने से भारत से लगे बांग्लादेश का बॉर्डर सेफ था, अगर उनके रहते बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित थे, तो भारत को बाकी बातों से क्या लेना देना। उसी तरह भारत भी मेडिकल सुविधा के लिए बांग्लादेशियों को ई वीज़ा देता है, उनकी पुलिस को ट्रेनिंग भी देता है, नई ट्रेन और बस सेवा के लिए उसे चलाता है, सालों पुराने बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करता है, गंगा जल समझौते के लिए जॉइंट कमेटी बनाता है, तिस्ता नदी प्रोडक्ट के लिए भारत से एक टीम बांग्लादेश भेजता है। तो बताइए बांग्लादेश को उससे क्या प्रॉब्लम है। और इल्जाम तो किसी पर कोई भी लगा सकता है, बड़ा सिंपल काम है। आप कह रहे हो कि बांग्लादेश में इलेक्शन फेयर नहीं हुआ इसलिए लोग गुस्से में थे। अरे भाई, शेख हसीना की आवामी लीग को 300 में से 240 सीटें मिली थी, तो आप यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने 240 सीटों पर धांधली कर ली और इसलिए उनके खिलाफ जो हिंसा हुई वो जस्टिफाइड थी। अब ये सेम लॉजिक तो ये लोग भारत में भी दे ही देते हैं। भारत में भी इलेक्शन से पहले ईवीएम के नाम पर इतनी छाती कूटी गई कि उसकी आवाज से 6 महीने में 50 बार तो कुंभकर्ण की नींद भी टूट गई होगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की ही अगर किसी देश से रिश्ते रखने का पैमाना है, तो पाकिस्तान से बड़ा चुनावी फ्रॉड पूरी दुनिया में कहां होगा, जहां सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पीटीआई के लीडर इमरान खान आज भी जेल में है। हमने तो भारत में कभी भी नहीं सुना कि हमें पाकिस्तान से कभी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर फेयर इलेक्शन नहीं होते। इनफैक्ट भारत ने तो तब भी पाकिस्तान से बात की थी जब वहां मुशर्रफ जैसा तानाशाह कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो मुशर्रफ जिसके चलते भारत को कारगिल जैसा भयंकर युद्ध लड़ना पड़ा था। इसलिए इस बात में क्या लॉजिक है कि शेख हसीना डिटेक्टर थी, तानाशाह थी, वहां किस तरह से इलेक्शन हुए। ना इन बातों को हम भारत में बैठकर प्रूव कर सकते हैं और ना ही हम खारिज कर सकते हैं। हमें तो बस ये देखना था कि वह भारत के लिए कैसी थी, हमारे लिए कैसी थी। रही बात रिजर्वेशन पर मचे ताजा घमासान की, तो उस बात में कोई भी लॉजिक नहीं है। अरे भाई, ये रिजर्वेशन तो 2018 में ही खत्म कर दिया गया था। वो तो हाल ही में वहां की हाई कोर्ट ने एक बात कही कि उस रिजर्वेशन को दोबारा लागू किया जाए। हाई कोर्ट ने जब ये बात कही और एक सेक्शन सड़कों पर आकर दंगे करने लगा कि फिर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर लगभग हर तरह का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश में 90 से ज्यादा सीटों से कोई आरक्षण नहीं रह गया। सवाल यह है कि आरक्षण फिर से हाई कोर्ट ने लागू किया, उसे हटाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर इन सब में शेख हसीना कहां से आ गई। ये गड़बड़ है। और हैरानी ये है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने जब आरक्षण खत्म कर दिया था, तो उसके बाद तो शेख हसीना के खिलाफ चल रहा आंदोलन भी बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अगस्त में वो फिर शुरू हो गया। इस पर स्टूडेंट्स की शक्ल में छिपे जिहादी नई डिमांड लेकर सड़क पर आ गए। ठीक वैसे ही जैसे किसान आंदोलन के टाइम पर कुछ लोग सड़कों पर आए तो फार्म बिल को लेकर थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग उस आंदोलन में खालिस्तान के झंडे फहराने लगे। अब एंटी फॉर्म लॉ आंदोलन अचानक से कुछ लोगों के लिए प्रो खालिस्तान आंदोलन कैसे बन गया, ये सभी को पता है। बताइए, बात तो सही है। इसी तरह बांग्लादेश में रिजर्वेशन का विरोध कर रहे काफ़ी छात्रों को ना आरक्षण से मतलब था और ना ही किसी और चीज़ से। वो पूरा हिंसक आंदोलन शेख हसीना को हटाने की साजिश थी। अब इस साजिश में बांग्लादेश के लोकल एलिमेंट्स के अलावा अमेरिका का डीप स्टेट भी शामिल हो सकता है, चीन भी और पाकिस्तान का ISI भी। मगर ये मत कहिए कि ये स्टूडेंट का कोई विरोधकारी प्रदर्शन था। छात्रों की शक्ल में जो भी थे वो एक खास पार्टी और संगठन के ही लोग थे। क्लियर है दोस्तों, भारत को शेख हसीना के जाने से क्या नुकसान हुआ, हमने आपको वो बताया। कुछ लोग ऐसी हरकतों को जस्टिफाई करके एक तरह से भारत में बैठे कट्टरपंथी एलिमेंट्स को ये मैसेज देते हैं कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। यह पूरी तरह से जायज़ है। आज तुम लोग भी दबाए जा रहे हो, यानी ये लोग उस भीड़ तक एक मैसेज पहुंचाते हैं कि देखो, पूरी दुनिया में सताए हुए लोग सरकारों को उखाड़ कर फेंक रहे हैं और तुम अभी तक फ़ोन पर केवल डांस देख रहे हो, तुम भी ऐसा कर सकते हो। कुछ लोग इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि शेख हसीना के बांग्लादेशी पीएम ना रहने पर भारत के साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा होगा, ये इनको समझ नहीं आ रहा। वहाँ के लाखों हिंदू खतरे में आ जाएंगे, पाकिस्तानी एलिमेंट्स वहाँ अपनी जड़ें जमा लेगा, बांग्लादेश से लगे भारत के बॉर्डर से घुसपैठ बढ़ सकती है, चीन भी बांग्लादेश को अपने पाले में ले लेगा। बाकी आपको क्या लगता है, हम भारतीयों को शेख हसीना के जाने का जश्न मनाना चाहिए? क्या उनका जाना हमारे लिए अच्छा है? और अगर अच्छा नहीं है तो आपकी इस पर क्या राय है?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।